हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हम सीखेंगे कि अगर कोई नया पर्सन पार्टनरशिप में एंटर होता है तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, कौन कौन सी एंट्रीज पास की जाती हैं, कौन कौन से अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, तो ये सब हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले ये समझते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, बी और सी, ठीक है। और ये चाहते हैं कि एक नए पर्सन को एंटर किया जाए, दैट इज़ डी। डी एक नया पर्सन है जिसे वो अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो वो डी को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, यानी उसे पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक नया पर्सन जो है वो पार्टनरशिप में एंटर होता है और बाकी पार्टनर्स का पार्टनर बनता है, उसे हम क्या बोलेंगे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्लियर है? अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बताया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है अबाउट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें कहा गया है एक नया पार्टनर फर्म में तब तक एडमिट नहीं हो सकता जब तक जितने भी पार्टनर हैं पार्टनरशिप में वो राज़ी ना हो जाए। मतलब अगर एक नए पार्टनर को एडमिट होना है फर्म में तो उसे सभी पार्टनर की मंजूरी चाहिए, सभी पार्टनर की कंसेंट चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। डी एंटर होना चाहता है तो डी के एंटर होने के लिए सबकी सहमति होना ज़रूरी है। मतलब जितने भी पार्टनर हैं उनकी सहमति होना ज़रूरी है। ए की सहमति भी, बी की सहमति भी और सी की सहमति भी। जब तीनों सहमत होंगे तभी डी जो है वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सी जो है वो कहता है नहीं, डी एंटर नहीं कर सकता, दैट मीन्स डी एंटर नहीं करेगा। मतलब अगर डी को उनका पार्टनर बनना है, पार्टनरशिप में एंटर होना है, तो उसे सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। एक भी पार्टनर अगर मना कर देता है तो वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता। क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? अ न्यू पार्टनर शैल बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। सभी की कंसेंट से ही हम उसे एडमिट कर सकते हैं, यानी उसे पार्टनरशिप में ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रीजंस ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। अब हम क्वेश्चन ये है कि हम न्यू पार्टनर को एडमिट ही क्यों करते हैं, न्यू पार्टनर को क्यों लेकर आते हैं पार्टनरशिप में। तो रीजंस, फर्स्ट रीज़न हो सकता है कि हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, और आपको पता है बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो उस चीज़ के लिए हमने क्या किया, एक पार्टनर को एडमिट किया, क्योंकि पार्टनर आएगा तो पैसा लेकर आएगा। तो इस कारण हमने क्या किया, पार्टनर को एडमिट किया। तो पहला रीज़न हो सकता है कैपिटल, पैसे की कमी। मतलब जो पैसा एक्सपेंशन के लिए चाहिए वो हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पास नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, एक नए पार्टनर को एडमिट कर लिया। क्लियर है? नेक्स्ट इज फॉर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। हमने एक पर्सन को पार्टनर बनाया क्योंकि वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है और उसके पास एक्सपीरियंस है काम का, और हमें लगता है कि अगर ये पर्सन हमारी पार्टनरशिप में आ जाए और हमारे साथ वर्क करे तो हमारी फर्म को और ऊपर तक पहुंचा सकता है, मतलब हमारी फर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो इसलिए मतलब हमने उसको एंटर किया कि वो फर्म को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा, बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर सकता है। मतलब बेसिकली हमने उसके एक्सपीरियंस और उसकी काबिलियत की वजह से हमने उसको पार्टनरशिप में एंटर किया, ठीक है। तीसरा रीज़न हो सकता है कि हम किसी रेप्यूटेटेड पर्सन, मतलब जिसकी बहुत रेपुटेशन है मार्केट में, उसका नाम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर उसका नाम हमारे साथ जुड़ गया तो हमारी भी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, बिजनेस की गुडविल भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मतलब बेसिकली बिजनेस की गुडविल इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, रेपुटेटेड पर्सन को अपने पास, मतलब अपनी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं।
ओके। नेक्स्ट कैन बी टू इनकरेज अ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। हो सकता है कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, वो बहुत ऑनेस्ट है, वो बहुत कॉम्पिटेंट है, और हम ये चाहते हैं कि उस एम्प्लॉय को क्यों ना पार्टनर बना दिया जाए, क्योंकि पार्टनर बना दिया जाएगा तो उसका प्रॉफिट में शेयर होगा, और जब उसको ये होगा कि मेरा प्रॉफिट में शेयर होगा वो और अच्छे से वर्क करेगा। तो इस कारण ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हम एम्प्लॉय को इनकरेज करना चाहते हैं कि वो और अच्छे से काम करे, तो हम उसे क्या करते हैं, पार्टनर बना लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कैन बी कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, जैसे 3 पार्टनर थे A B C, तो C रिटायर हो रहा है, तो अब 2 पार्टनर रह गए, तो वो चाहते हैं हम 3 ही रहे, तो वो क्या करते हैं, एक पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं, लाइक D को एडमिट कर लिया या किसी और पर्सन को एडमिट कर लिया। ठीक है, तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं पार्टनर को एडमिट करने के? फर्स्ट इज़ कैपिटल, पैसे के कारण कि पैसे की कमी है फर्म में। सेकेंड इज़ एक्सपीरियंस पर्सन को एंटर करना है, हमारे पास वो स्किल्स नहीं है जो उसके पास है, हमें अगर वो आ जाएगा तो हमारी फर्म के लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट हो सकता है किसी रेपुटेटेड पर्सन का नेम हम अपनी बिजनेस के साथ जोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट कैन बी कि हम अपने एम्प्लॉय को इनकरेज करना चाहते हैं उसे पार्टनर बनाकर। और लास्ट हो सकता है कि हम रिटायर, मतलब एक पर्सन जो है वो, एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है, तो उसके प्लेस पे एक नया पार्टनर ला रहे हैं। सो ये हैं कुछ रीजंस जिस वजह से हम एक नए पर्सन को पार्टनरशिप में एंटर करते हैं और उसे पार्टनर बनाते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। ओके, अब नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर? पार्टनर्स जब एंटर होगा फर्म में तो उसके पास कौन से अधिकार आ जाएंगे? तो मेनली उसके पास 2 अधिकार आ जाएंगे, दैट इज़ राइट टू शेयर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में भी उसका शेयर होगा, वो भी प्रॉफिट शेयर करेगा। नेक्स्ट इज़ राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म। जैसे पुराने पार्टनर्स का राइट था एसेट पे, ऐसे ही जो नया पार्टनर है उसका भी राइट हो जाएगा किस पे? एसेट्स पे। क्लियर है? बट ऐसा नहीं है सिर्फ राइट्स होंगे, जो पार्टनर है जब वो एडमिट होगा वो फर्म की जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए लाइबल भी होगा। जैसे जैसे राइट्स आते हैं उसके साथ लाइबिलिटीज़ भी आती हैं, तो नए पार्टनर के कुछ राइट्स भी होते हैं और लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। ओके, अब हमें एक कंसेप्ट समझना है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं A, B और C, और मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था कि पार्टनरशिप विदाउट एग्रीमेंट नहीं हो सकती। अब ये पार्टनर हुए, दैट मीन्स इनके बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। ठीक है, अब एक नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है D। ठीक है, तो अब ये जो पहले जो एग्रीमेंट हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? A, B और C। यानी जो पहला एग्रीमेंट था वो किन के बीच का रिलेशन बताता था? A, B और C। अब नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है D, तो अब किन किन के बीच में रिलेशन होगा? A, B, C एंड D, राइट? तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो हो जाता है ख़त्म, और नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। बिकॉज जो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो किन के बीच में है? पुराने पार्टनर्स के बीच में है। अब इसकी बात करें तो ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा वो किसके बीच का रिलेशन बताएगा? A, B और C के बीच का। बट अब जो नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसे किसके बीच का रिलेशन बताना है? A, B, C और D। तो यानी जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो जो पुराना एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में वो हो जाएगा ख़त्म, और एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। क्लियर है? अब हमें एक कंसेप्ट समझना है, वो भी एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 2 फ्रेंड्स हैं A और B। A और B जो है वो पिज़्ज़ा शेयर करते हैं हमेशा, ठीक है, और उनमें डिफाइंड है कि वो हाफ हाफ पिज़्ज़ा शेयर करते हैं। हाफ जो है वो A का होता है और हाफ जो है वो B का होता है। ठीक है, वो हमेशा इसी तरीके से पिज़्ज़ा को शेयर करते हैं। अब थोड़े टाइम बाद C
एक नया फ्रेंड बन जाता है उनका, कौन? सी। ठीक है, अब वो दोनों ये जो पिज़्ज़ा है वो सी के साथ भी शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि अब सी भी हमारे साथ पिज़्ज़ा शेयर करे। तो अगर वो सी के साथ पिज़्ज़ा शेयर करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो पिज़्ज़ा 2 पर्सन्स में बंटता था वो अब कितनों में बटेगा या कितनों में डिवाइड होगा? 3 में। यानी जो पहले पिज़्ज़ा 2 पर्सन शेयर करते थे, ए और बी, अब उनको कौन शेयर करेगा? ए, बी और सी। ठीक है, और अब अगर ए और बी सी को कुछ शेयर देना चाहते हैं तो उन्हें अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा किसको देना पड़ेगा? सी को देना पड़ेगा, तभी सी कुछ खा पाएगा। अगर ये अपने हिस्से में से कुछ भी नहीं, ए भी कहेगा मैंने कुछ नहीं देना, बी भी कहेगा मैंने कुछ नहीं देना, तो सी को कैसे मिलेगा? सी कैसे खाएगा? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर सी को कुछ खाने को देना है, सी को अपने साथ पिज़्ज़ा शेयर कराना है, तो ए और बी को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा सी को देना पड़ेगा, तभी सी जो है वो ये पिज़्ज़ा शेयर कर पाएगा। ये जो सेम स्टोरी है वो अप्लाई होती है पार्टनरशिप में। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी। वो पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं हाफ हाफ। ए जो है वो हाफ प्रॉफिट लेता है और बी जो है वो हाफ, या फिर कुछ भी हो सकती है जो भी उनकी एग्रीड रेशो है। ठीक है, अब एक नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है सी, तो अगर नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो उसे भी प्रॉफिट शेयर देना पड़ेगा। तो नए पार्टनर को प्रॉफिट शेयर देने के लिए जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्हें अपने हिस्से में से कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो प्रॉफिट का डिवीज़न है वो ज़्यादा हो जाता है। यानी पहले जो चीज़ पुराने पार्टनर्स में बढ़ती थी अब वो नए पार्टनर में, मतलब नए पार्टनर का भी उसमें क्या हो जाएगा? शेयर हो जाएगा। यानी अब इस एग्जांपल में देखो तो पहले जो प्रॉफिट ए और बी में डिवाइड होता था अब वो किस में होगा? ए में, बी में और सी में। समझे? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर नए पार्टनर को कोई शेयर देना है तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्हें अपने शेयर में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर को देना पड़ेगा, तभी तो उसका शेयर होगा ना कुछ। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? चेंज। ठीक है, मतलब जैसे प्रॉफिट डिवाइड होता था वो अब चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, और सेकंड जो हमने बात की कि पार्टनर्स को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, ये कैसे फाइंड करते हैं और किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है वो हम आगे सीखेंगे। बस अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन है वो चेंज हो जाता है, तो यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ जाता है, और नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए, उसको प्रॉफिट में शेयर देने के लिए पुराने पार्टनर्स को अपने शेयर में से कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तभी तो उसको शेयर मिलेगा ना। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन. Don't forget to like, subscribe and press the bell icon.